महाराष्ट्र की राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे करने होंगे। जैसे ही अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला आया, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। महायुति ने पूरी ताकत के साथ चुनावी रणबेरी बजा दी है, जबकि महाविकास आघाड़ी अब भी रणनीति बनाने में उलझी है। सबसे दिलचस्प मोर्चा मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी को लेकर खुला है। भारत की सबसे अमीर नगर पालिका कही जाने वाली बीएमसी का ताज किसके सर सजेगा, यही इस चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई है। महायुति का दावा है कि इस बार मुंबई की सत्ता भगवा ही लहराएगा, जबकि ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों अपनी अपनी चालें बिछा रहे हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई में आयोजित बीजेपी का विजयी संकल्प मेळावा इस चुनावी माहौल को और गर्मा गया। मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी आक्रामकता में दिखे। उन्होंने खुलकर कहा, पिछली बार हम बस 2 कदम दूर रह गए थे, लेकिन अब कोई चूक नहीं होगी। महापौर का पद महायुति का ही होगा। वे यही नहीं रुके, उन्होंने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की तारीफ करते हुए कहा है कि साटम का प्रहार ब्रह्मोस्त्र मिसाल जैसा है। अब हमें रोकना किसी के बस की बात नहीं है। फडणवीस ने साफ संकेत दिया है कि बीजेपी पहले ही बीएमसी चुनाव की पूरी रणनीति बना चुकी है। रणनीति का रंग तब और चटक हो गया जब सीएम फडणवीस ने भाषण के बीच एक फिल्मी गीत गुनगुनाया। यह गीत था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। फडणवीस ने बताया कि 2017 के चुनाव में उद्धव ठाकरे महापौर पद के लिए अड़े हुए थे। तब बीजेपी ने बिना देर किए शिवसेना को महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष सब कुछ दे दिया था। बदले में उम्मीद थी कि उद्धव गठबंधन की निष्ठा निभाएंगे, लेकिन 2019 में परिदृश्य बदल गया और उद्धव कांग्रेस एनसीपी के साथ खड़े हो गए। इसी पर तंज कसते हुए फडणवीस ने यह गीत गाकर माहौल में हल्की चुभन और मजाक दोनों खोल दिए। बता दें कि फडणवीस ने ठाकरे गुट को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि साधारण बेस्ट का चुनाव था तो भी ब्रांड का ढोल पीटा गया। अरे ब्रांड कोई और है, बाला साहेब ठाकरे ब्रांड थे, तुम ब्रांड नहीं हो। उनकी यह टिप्पणी सीधे उद्धव ठाकरे पर वार थी। दरअसल उद्धव ठाकरे लगातार अपने ब्रांड शिवसेना की ताकत पर भरोसा जताते रहे हैं, मगर फडणवीस ने यह जताने की कोशिश की कि बाला साहब के बाद अब वह करिश्मा नहीं बचा। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार चुनावी समीकरण भी खास होगा। महायुति यानी बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट पूरी एकजुटता के साथ मैदान में है, तो वही एमवीए यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एसपी और कांग्रेस है। लेकिन इनके बीच तालमेल अब तक तय नहीं हो पाया है। दिलचस्प बात यह है कि ठाकरे बंधुओं उद्धव और राज की संभावित युति की भी चर्चा है। अगर यह होता है तो मुंबई की लड़ाई और पेचीदा हो जाएगी। बता दें कि बीएमसी सिर्फ एक नगरपालिका नहीं, बल्कि एशिया की सबसे अमीर लोकल बॉडी है। सालाना बजट कई छोटे राज्यों से ज़्यादा होता है। यही वजह है कि मुंबई पर कब्जा करना हर दल की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाती है। उद्धव ठाकरे अब तक इसे अपनी ताकत मानते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी इसे छीनने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंच से साफ कहा है कि 2019 में हमने गनीमी कावा दिखाया, 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार लाई, अब 2026 में मुंबई भी हमारे साथ होगी। चाहे कोई आए न आए, बीएमसी में महायुति का ही झंडा लहराएगा। दर्शकों, फडणवीस का यह तेवर साफ करता है कि बीजेपी अब समझौते वाली राजनीति से पीछे हट चुकी है। जो सहयोगी उनके साथ है उन्हें बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट को अब कोई रियायत नहीं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि फडणवीस का यह गाना और ब्रांड वाली टिप्पणी दोनों ही संदेश देते हैं कि बीजेपी उद्धव की रणनीति को पुरानी कहानी बताने में जुटी है। तो दर्शकों, मुंबई की महापालिका चुनावी अखाड़ा बनने जा रही है। एक तरफ फडणवीस का आत्मविश्वास, दूसरी तरफ उद्धव की प्रतिष्ठा दांव पर। सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी की सुइयां सेट कर दी है। 31 जनवरी 2026 तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी से इतना तय है कि इस बार बीएमसी का चुनाव सिर्फ नगर सेवकों की लड़ाई नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की असली परीक्षा होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बिहार की राजनीति इन दिनों खूब दिलचस्प मोड़ ले रही है। एक तरफ महागठबंधन का बड़ा सहयोगी दल आरजेडी लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर पूरी तरह हामी भरने से बच रही है।
मामला सिर्फ चेहरे का ही नहीं बल्कि सीटों की साझेदारी का भी है। कांग्रेस अब की बार 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। उधर आरजेडी भी दबाव की राजनीति में पीछे नहीं है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सबसे ज्यादा चर्चा औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक राजेश राम अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन उसी सीट पर आरजेडी ने चुपचाप अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुरेश पासवान खुले तौर पर दावा ठोक चुके हैं। संकेत साफ है, अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो पासवान या तो आरजेडी प्रत्याशी बन सकते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर कांग्रेस को सीधी टक्कर देंगे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी सचमुच कुटुंबा सीट को अपने हिस्से में लेना चाहती है, और अगर हाँ तो क्या यह कदम कांग्रेस की ताकत को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति है। दर्शकों, जानकारी दे कि 13 सितंबर को कुटुंबा में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने महागठबंधन की बैठक बुलाई थी। दिलचस्प बात यह रही कि आरजेडी का कोई बड़ा नेता उस बैठक में नजर ही नहीं आया। जिले के आरजेडी अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी कि पार्टी नेता चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इसलिए वे शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इस गैर मौजूदगी ने राजनीति में नए कयासों को हवा दे दी है। बता दें कि उधर आरजेडी नेता सुरेश पासवान ने कहा है कि उन्हें तो इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी दी और ऐलान कर दिया कि अब वे खुद 18 सितंबर को कुटुंबा में महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे। इसे उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजती है या दूरी बनाए रखती है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पूरे विवाद को हल्के में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि आरजेडी की तैयारी 243 सीटों पर है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और चेहरा भी तेजस्वी यादव ही होंगे। जब सीट बंटवारा होगा तो सहयोगी दलों को उचित सम्मान मिलेगा। कुटुंबा का मामला जिला स्तर पर है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी बात साफ रखी है। पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और अलग अलग बैठकें करना या शक्ति प्रदर्शन करना गठबंधन में दरार की निशानी नहीं माना जाना चाहिए। सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। तो दर्शकों, दरअसल असली पेच सीट बंटवारे का ही है। कांग्रेस जिस तरह से 70 सीटों पर दावा कर रही है, उससे आरजेडी में बेचैनी साफ दिखी जा रही है। आरजेडी नेताओं का तर्क है कि जमीनी स्तर पर संगठन और जनाधार उनके पास कई अधिक है, इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा सीटों की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वही कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में उसे सिर्फ सहायक भूमिका में न देखा जाए, बल्कि मजबूत साझेदार के तौर पर मान्यता मिले। कुटुंबा की रस्साकसी इस बड़े सियासी समीकरण की झलक भर है। यह जो माहौल बन रहा है वही तस्वीर आने वाले दिनों में दूसरे इलाकों में भी देखी जा सकती है, खासकर तब जब सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। तो दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरा मामला महागठबंधन के भीतर गहरी दरार की ओर इशारा करता है या फिर यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने का खेल है। आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी दिखा रही है, जबकि कांग्रेस बार बार बराबरी की हिस्सेदारी की बात कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और आरजेडी नेता सुरेश पासवान के बीच का टकराव यह साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर तनातनी बढ़ चुकी है, पर शीर्ष नेतृत्व अब भी ऑल इज वेल बताने में जुटा है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर कुटुंबा सीट भले ही एक विधानसभा का मामला लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। तेजस्वी बनाम कांग्रेस का यह शक्ति संतुलन आने वाले महीनों में और दिलचस्प मोड़ ले सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत और समाज इन दिनों फिर से एक पुराने मुद्दे की तपिश महसूस कर रहा है। दादर का कबूतर खाना बंद होने के बाद लगा था कि अब यह विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने हाल ही में बोरिवली के पास त्रिमूर्ति जैन मंदिर में नए कबूतर खाने का उद्घाटन किया। उद्घाटन की तस्वीरें और पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और यही से माहौल फिर गर्मा गया। दर्शकों, जानकारी दे कि मुंबई में कबूतर खाने का इतिहास पुराना है। कई इलाकों में जैन समाज इन्हें चलाता है और उनके लिए यह धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इन कबूतर खानों का विरोध करते रहे हैं। कारण है कबूतरों की बढ़ती तादाद और उससे जुड़ी बीमारियां। हाईकोर्ट ने भी हाल ही में साफ कहा था कि कबूतर खानों पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। ऐसे में जब राज्य सरकार का एक मंत्री खुद नए कबूतर खाने का उद्घाटन करता है तो स्वाभाविक है सवाल और गुस्सा दोनों उठेंगे।
दर्शकों बता दें कि लोढ़ा ने उद्घाटन के समय कहा था कि मुंबई के हर वार्ड में कबूतरखाना होना चाहिए। यह उनका बयान जैसे ही सामने आया, एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। आलोचकों का आरोप है कि मंत्री का यह कदम सिर्फ धार्मिक भावना नहीं बल्कि चुनावी रणनीति से प्रेरित है। खासकर जब मुंबई महापालिका चुनाव करीब है, तब हर समुदाय को साधने की कवायद तेज होती जाती है। बता दें कि लोढ़ा की इस घोषणा का सबसे तीखा विरोध हम गिरगांवकर नामक संस्था ने किया। संस्था के अध्यक्ष गौरव सागवेकर ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी, जहां कबूतरखाने बनेंगे वही चिकन मटन सेंटर भी खोलेंगे। अगर सरकार कबूतरों का खेल खेलना चाहती है तो हम भी तैयार हैं। ऐसे में दर्शकों, सागवेकर का यह बयान साफ करता है कि यह विवाद सिर्फ कबूतरों तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके पीछे मराठी बनाम जैन राजनीति की आंच महसूस हो जा रही है। मराठी समूह का मानना है कि कबूतरखाने मुंबई की सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को और बिगाड़ते हैं, जबकि जैन समाज इसे अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है, जब हाईकोर्ट ने पहले से ही कबूतरखानों पर रोक का आदेश दिया है, तब सरकार के मंत्री इस तरह का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? नागरिकों के मन में यही शंका सबसे ज्यादा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मंत्री ही अदालत की अनदेखी करेंगे तो आम नागरिकों से क्या उम्मीद की जा सकती है? बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की रणनीति अब तेज होती दिख रही है। बीजेपी का यह कदम जैन समुदाय को साधने की कोशिश माना जा रहा है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि यह पूरी कवायद सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर हम गिरगांवकर जैसी स्थानीय संस्थाओं का आक्रामक विरोध बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि यह संगठन मराठी मतदाताओं के बीच असर रखते हैं। तो ऐसे में दर्शकों, मंगल प्रभात लोढ़ा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसे धर्म और परंपरा की रक्षा बताया, तो कई नागरिकों ने इसे शहर के स्वास्थ्य और सफाई पर हमला कहा। खासकर उन इलाकों के लोग जहां कबूतरों की अधिकता से फेफड़ों और सांस लेने की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई में कबूतरखाने रहेंगे या नहीं। अदालत का आदेश साफ है, लेकिन मंत्री का रुख भी उतना ही सख्त है। लोढ़ा ने स्पष्ट कर दिया है कि कबूतरखाने रुकने वाले नहीं हैं। वही हम गिरगांवकर संस्था ने अपनी लड़ाई को आक्रामक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर आने वाले दिनों में यह विवाद और भड़कता है तो इसका सीधा असर चुनावी राजनीति पर पड़ेगा। मराठी वोटरों और जैन समुदाय दोनों को साधने की होड़ में यह मुद्दा आने वाले हफ्तों में और उबाल पकड़ सकता है। ऐसे में दर्शकों, अब मुंबई का कबूतरखाना विवाद अब सिर्फ कबूतरों और दानों तक सीमित नहीं रहा। यह राजनीति, धर्म, स्वास्थ्य और पहचान सबको जोड़कर एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। मंत्री लोढ़ा का नया कबूतरखाना उद्घाटन इस आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। अब देखना यह है कि अदालत के आदेश, राजनीतिक दबाव और सामाजिक आक्रोश के बीच इस विवाद की दिशा किस ओर जाती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। गुरुवार 18 सितंबर को उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से सुनियोजित तरीके से हटाए जा रहे हैं। राहुल ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देर शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने युवाओं और नई पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए लिखा, देश के युवा, स्टूडेंट और जनरेशन Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरों को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद। यह संदेश सीधे तौर पर उन युवाओं को अपील करता है जो पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं और राजनीतिक बदलाव की ताकत बन सकते हैं। दर्शकों, जानकारी दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बहाने बनाना बंद करे और कर्नाटक की CID को वोट चोरी का सबूत सौंपे। उनका दावा है कि कर्नाटक के कई इलाकों, खासकर अलंद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थक वोटर्स की लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम गायब कर दिए गए हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग की ओर से साफ कहा गया है कि यह आरोप झूठे और निराधार है। आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम यूं ही ऑनलाइन हटाया जाना असंभव है। आयोग ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दे।
तो दर्शकों, ऐसे में राहुल गांधी के इस आक्रामक रुख का बीजेपी ने भी जोरदार जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी हर बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी झूठा विमर्श खड़ा किया था कि हम एससी और एसटी का आरक्षण खत्म करने वाले हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब वे वोट चोरी का नया झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस का मकसद केवल भ्रम पैदा करना और संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना है। तो वही बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति घुसपैठिया प्रथम नीति पर टिकी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों की समीक्षा करता है तो वे अवैध वोटरों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये असल में उन समुदायों के हित के खिलाफ है जिनका वे नाम लेते हैं। दर्शकों, जानकारी दे कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी मुद्दे को बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। राहुल खुद को युवाओं और नए मतदाताओं के साथ खड़ा दिखाकर चुनावी राजनीति में जनता बनाम सत्ता का एजेंडा खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। कांग्रेस चाहती है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बने। वही बीजेपी इस आरोप को बेहद खतरनाक झूठ मानती है और कहती है कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं ताकि चुनावी हार का बहाना तैयार कर सके। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी अब युवाओं और खासकर जेन झेड वोटर्स को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और भाषण लगातार इस संदेश को मजबूत करते हैं कि देश की नई पीढ़ी ही लोकतंत्र की असली संरक्षक है। ऐसे में दर्शकों, यह राजनीतिक टकराव आने वाले समय में और तीखा हो सकता है। राहुल गांधी के आरोप और बीजेपी के पलटवार ने पहले से ही गर्म चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। क्या कांग्रेस इस वोट चोरी नैरेटिव से लोगों को जोड़ पाएगी या बीजेपी इसे महज एक चुनावी स्टंट साबित कर देगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।